इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ट्विटर पर इस हैशटैग ने भारत को बदनाम करने वाली ताकतों को करारा जवाब दिया है। विदेशों में बैठकर एंटी मोदी स्क्रिप्ट लिखने वालों की पोल खुल चुकी है। भारत के आम लोगों से लेकर भारत के सेलिब्रिटीज की टाइमलाइन देखने से क्लियर है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत की प्रोग्रेस को नहीं रोक सकती। सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री, अजय देवगन, अक्षय कुमार, आप कितने भी नाम गिना लीजिए, सब एक सुर में कह रहे हैं कि किसान हमारे हैं और यह मामला घर का है। इसमें किसी रिहाना का कोई काम नहीं है। बहुत सारे लोग आपको रिहाना के नाम पर, रेटा के नाम पर विदेशी प्रोपेगेंडा में फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उनकी सुनिए जो इंडियन है और इंडियन पब्लिक के चहेते हैं। लोग क्यों कह रहे हैं कि भारत के खिलाफ विदेशी प्रोपेगेंडा हो रहा है, यह समझने के लिए हमने एक रिपोर्ट बनाई है। इसमें आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। भारत में इस वक्त हैशटैग इंडिया विद मोदी ट्रेंड कर रहा है। हैशटैग इंडिया टुगेदर पर लोग ट्वीट कर रहे हैं। हैशटैग इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा तेजी से ट्रेंडिंग टॉपिक बन रहा है। भारत का आम इंसान हो या कोई बड़ा स्टार, सबकी टाइमलाइन में इंडिया एक साथ है और इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा वाली बात है। अक्षय कुमार, अजय देवगन, करण जौहर से लेकर सुनील शेट्टी तक हर कोई भारत के खिलाफ हो रही इंटरनेशनल साजिश का जवाब दे रहा है। मोदी के खिलाफ एक नया इंटरनेशनल महागठबंधन खड़ा हुआ है। इसके नए नए कैरेक्टर हैं। रेहाना से लेकर तापसी पन्नू जैसे एक्टर और सिंगर हैं। कुछ पुराने तो कुछ नए पॉलिटिशियंस हैं। इस लिस्ट में एंटी इंडिया एजेंडा चलाने वाले मानवाधिकार के ठेकेदार भी हैं। ये सारे मिलकर झूठ की बुनियाद पर भारत को बदनाम करने वाली पटकथा लिख रहे हैं। आज इसको चैप्टर बाय चैप्टर डिकोड करेंगे, लाइन बाय लाइन सबकी लेंथ पकड़ेंगे। मोदी विरोधी देसी और विदेशी एजेंट सबके हैशटैग सेम टू सेम है। मोदी के पॉलिटिकल दुश्मनों की लाइन भी भारत के विदेशी दुश्मनों से मैच करने लगी है। कांग्रेसी नेताओं की टाइमलाइन रेहानामय हो चुकी है। विडंबना देखिए, कृषि बिल पर आधी अधूरी जानकारी के साथ भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए कुछ विदेशी सेलिब्रिटीज ट्वीट करते हैं और मोदी विरोध के चक्कर में कांग्रेस पार्टी सहित बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग उन ट्वीट्स को चीते की रफ्तार से रीट्वीट करने लगता है। मोदी से नफरत का आलम ऐसा कि रात में 3-3 बजे जगकर लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द लिखे जाते हैं। सुबह सुबह राहुल ट्विटर पर बैठकर अंग्रेजी में तानाशाही का जाप जपते हैं। राहुल के समर्थक उनके ट्वीट का अनुवाद करके हिंदी में मोदी पर निशाना साधते हैं और दोपहर के 3 बजते ही राहुल कैमरे के सामने आकर किसान किसान करते हुए वही घिसा पिटा डायलॉग मार देते हैं और विदेशों से चलाए जा रहे भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को हवा देते हैं। सरकार किलाबंदी क्यों कर रही है? क्या ये किसानों से डरते हैं? क्या किसान दुश्मन है? मैंने कहा है कि किसान हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, और इसको दबाना, मारना, धमकाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम किसान से बात करने का है और इस समस्या को रिजॉल्व करने का है। ऐसा क्यों है कि विदेशों में सोची समझी रणनीति के तहत भारत को बदनाम करने की स्क्रिप्ट लिखी जाती है और भारत में मौजूद मोदी विरोधी और कांग्रेस पार्टी अचानक उछलने लगती है? आज हम इसके सबूत भी आपको देंगे। ये कौन सी क्रोनोलॉजी है, आज हम आपको बताएंगे। पहले बहुत गौर से राहुल के 2 बयान सुनिए। एक बयान है 29 जनवरी का और दूसरा है 3 फरवरी का। पहले भड़काया मगर अब भाषा बदली है। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि किसान पीछे हट जाएंगे, और मैं किसानों से कहना चाहता हूं, हम सब आपके साथ हैं। 1 इंच पीछे मत हटिए, 1 इंच पीछे मत हटिए। ये आपका भविष्य है, इसके लिए आप लड़िए। और ये जो 4-5-10 लोग हैं, ये जो आपका सामान, आपका भविष्य चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आप नहीं चोरी करने दीजिए और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। किसान आर नॉट गोइंग अवे। मैं
किसानों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये नहीं जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अंत में सरकार को ही हटना पड़ेगा। फायदा है सबका कि आज हट जाए। इस वक्त अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना मोदी विरोधियों की फेवरेट बनी हुई है और उसकी वजह है रिहाना का कुछ घंटों पुराना ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने CNN की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूछा कि हम इस विषय पर बात क्यों नहीं कर रहे। ये ट्वीट आने भर की देरी थी कि विदेशों में बैठा लेफ्टिस्ट और एंटी इंडिया ग्रुप एक्टिव हो गया और भारत में मौजूद मोदी विरोधियों को विरोध करने का नया टॉनिक मिल गया। मगर इन सब के बीच कुछ बातें ऐसी थी जिन्हें दबा दिया गया। मसलन अमेरिकी सिंगर रिहाना ने जिस आर्टिकल के बहाने भारत को घेरने की कोशिश की, उस आर्टिकल में भी सिवाय एंटी इंडिया एजेंडे के कुछ नहीं है। यानी आंख मूंद कर और सिर्फ भड़काऊ हेडलाइन देखकर एक विदेशी ने बिना पढ़े लिखे भारत के बारे में कमेंट करना शुरू कर दिया और मानवाधिकार के चैंपियन इंडिया विरोधी मानसिकता के साथ मैदान में कूद पड़े। और यहां मोदी विरोधियों ने अपने सियासी फायदे के लिए इसे हाथों हाथ ले लिया। रिहाना, उन्होंने भी ट्वीट किया है, न राहुल को मालूम है कुछ कृषि के बारे में, न रिहाना को मालूम है कुछ कृषि के बारे में। पूछिए दोनों को, ये रबी क्रॉप क्या होता है, खरीफ क्रॉप क्या होता है, कुछ नहीं मालूम। न राहुल को मालूम, न रिहाना को मालूम, मगर दोनों की आदत एक है, दोनों ट्वीट कर रहे हैं। जिस रिहाना के ट्वीट और शेयर किए गए लेख पर एंटी इंडिया गैंग इतना उछल रहा है, उस लेख पे बहुत ही सिलेक्टेड तरीके से MSP की बात गायब कर दी गई। CNN की वेबसाइट पर मौजूद इस लेख में वाई फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग जैसा शीर्षक तो दिया गया, मगर MSP का कहीं जिक्र नहीं आया। सर्च करके देख लीजिए, आपको भी इस लेख में MSP शब्द दिखाई नहीं देगा। लेख में किसानों की बात करते करते कंसर्न ओवर डेमोक्रेसी वाला एजेंडा चलाया गया और बड़ी चालाकी से इंटरनेट शटडाउन के बहाने कश्मीर वाला एंगल डाल दिया गया। लेख में CAA की बात की गई, मुसलमानों के नाम पर भड़काने वाले शब्द लिखे गए, प्रेस की आजादी के नाम पर दंगा फैलाने वालों को डिफेंड किया गया और लगे हाथों भारत में मौजूद मोदी विरोधियों की बात करते करते कांग्रेस का जमकर प्रचार किया गया। मोदी पर हमला किया गया, मगर 26 जनवरी के दंगाइयों पर चुप्पी साध ली गई। इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि ये वही पश्चिमी मीडिया है जो वॉशिंगटन DC की कैपिटल हिल में हमले को दंगा करार देती है और भारत में 26 जनवरी के दिन लाल किले पर हुए हमले को विरोध प्रदर्शन का नाम देती है। गलत तो दोनों जगह हुआ, मगर कैपिटल हिल में गोली चली। दिल्ली दंगों में पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई। उल्टे दंगाइयों ने पुलिस वालों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की, तलवार मारे, मगर पश्चिमी मीडिया, रिहाना या उनके जैसे पब्लिसिटी के लिए ट्वीट करने वाले वर्ग को यह दिखाई नहीं पड़ेगा। साधारण भाषा में कहें तो जो रिहाना अचानक कांग्रेस पार्टी और मोदी विरोधियों की फेवरेट बन गई है, उसने बिना 26 पन्ने पढ़े 7 शब्द लिख दिए, एंटी इंडिया एजेंडे वाले आग में घी डाला और इसी बहाने भारत में अपनी फैन फॉलोइंग को बढ़ा ली। मगर अब सवाल तो ये भी पूछे जा रहे हैं कि जब कैलिफोर्निया में महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ी गई, तब रिहाना की टाइमलाइन शांत क्यों थी? CNN ने उस घटना पर कोई लेख क्यों नहीं लिखा और ट्विटर और कैमरे पर एक्टिव राहुल गांधी ने कोई टिप्पणी क्यों नहीं की? आप बताइए, कहां थे ये लोग जब महात्मा गांधी के स्टैचू को कैलिफोर्निया के अंदर अभी चंद दिनों पहले डेसिक्रेट किया गया? महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं और केवल भारतवर्ष के राष्ट्रपिता नहीं है। महात्मा गांधी पूरे विश्व के अपोस्टल ऑफ पीस हैं, शांति दूत है पूरे विश्व के लिए। जब उनके धड़ को अलग कर दिया जाता है कैलिफोर्निया में, उनके स्टैचू के धड़ को, तो कोई भी इनमें से जो आज ट्वीट कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल फिगर बने हुए हैं, उनमें से किसी ने ट्वीट किया? किसी ने ट्वीट नहीं किया। मैं पूछता हूं, दिल्ली पुलिस के जो जवान थे, उनके हाथ कट गए, उनके ऊपर तलवार से आक्रमण हुआ, उनको कूदना पड़ा खाई के अंदर, किसी ने इनमें से तथाकथित ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, किसी ने ट्वीट किया कि यह ह्यूमन राइट वायलेशन है? किसी ने ट्वीट नहीं किया। और आज राहुल एंड रिहाना ट्वीटिंग। किसानों के बहाने भारत के अंदरूनी मामलों में कूदने वालों में एक नाम स्वीडिश एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग का भी है। ये खुद को पर्यावरण एक्टिविस्ट बताती हैं और बिना पढ़े लिखे किसान आंदोलन के नाम पर भड़काने वाला एजेंडा चलाती हैं।
ग्रेटा को यह पता नहीं होगा कि आंदोलनकारी किसान पराली जलाने पर जेल से छुटकारा चाहते हैं। किसान संगठन इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वो पराली जलाने के लिए किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की बात कह चुके हैं। पराली और प्रदूषण का डायरेक्ट लिंक है, लेकिन पर्यावरण का झंडा बुलंद करके पब्लिसिटी हासिल करने वाली ग्रेटा थनबर्ग का डबल स्टैंडर्ड देखिए, इस पर जुबान नहीं खुली। इसलिए अब ग्रेटा से भी पूछा जा रहा है कि डियर ग्रेटा, क्या आपने फार्म बिल पढ़ा है? अब क्रोनोलॉजी समझिए। रेहाना और ग्रेटा जैसे लोग ट्वीट करते हैं और ह्यूमन राइट वॉच नाम की संस्था इसमें कूद पड़ती है। मोदी पर हमला करते हुए बात को किसान आंदोलन के बहाने बिना किसी सबूत के हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडे से जोड़ दिया जाता है। सोचिए जो हो रहा है उसका लेवल कितना बड़ा है। अब जरा मानवाधिकार की बात करने वाली संस्था का सच भी देख लीजिए। HRW पर एंटी इंडिया एजेंडा चलाने के अलावा एंटी इजराइल बातें फैलाने के भी आरोप लगते रहे हैं। 2010 में इसी संस्था को हंगरी का एक टाइकून जॉर्ज सोरोस $100 मिलियन का डोनेशन देता है। साल 2020 में इसी शख्स ने $1 बिलियन का फंड देने की बात भी की थी और खुलकर मोदी का विरोध किया था। यकीन नहीं होता तो ये हेडलाइंस गौर से पढ़ लीजिए। कैसे लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आए नरेंद्र मोदी पर बिना किसी तथ्य और आधार के ऐसी हेडलाइंस बनाई गई थी। हिंदू राष्ट्र वाला एजेंडा चलाया गया था। यानी सारे ट्वीट्स, सारी हेडलाइंस का मकसद सिर्फ इंडिया की बुराई करना नहीं है, बल्कि सबका हिडन एजेंडा है मोदी पर हमला करो, नॉन स्टॉप करते रहो। इसमें विदेशी ताकतें भी शामिल हैं और भारत में मोदी के राजनीतिक विरोधियों का भी कोई बहुत बड़ा गेम है। बीजेपी ने तो राहुल पर सीधा आरोप लगा दिया है। ये राहुल गांधी जो रह के विदेश जाते हैं, आज मैं बिल्कुल स्पष्टता के साथ बताता हूं और ये खुलासा भी होगा, ये यूं ही विदेश नहीं जाते हैं। वहां वो षड्यंत्र करते हैं, एंटी इंडिया एलिमेंट्स के साथ मीटिंग करके ये प्रपंच रचते हैं हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए और हिंदुस्तान को विवादों में धकेलने के लिए। चाहे वो रिहाना हो, चाहे वो मियां खलीफा हो, ये सारे जो जिन लोगों ने ट्वीट किया हुआ है, ये सारे लोगों से किस प्रकार मिलना, प्रपंच करना, हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, ये राहुल गांधी का बिल्कुल पहला काम है और यही राहुल गांधी करते हैं विदेश में जाके। आप सोचते होंगे हमें कैसे मालूम? हमने आपको कहा था ना कि चाइना से जाके चुपके चुपके मिलते हैं, बाद में सब कागज सामने आया। 2008 का MOU भी हुआ था, तो वो फोटो भी सामने आया मां बेटे का। शी जिनपिंग बैठे हुए हैं, मां बेटे दाएं और बाएं खड़े थे, वहां भी जाके मिल के आए हैं चुपके चुपके। ये आरोप ऐसे नहीं लग रहे, इसके पीछे की एक वजह है। मंगलवार रात रेहाना का ट्वीट आता है और कांग्रेस पार्टी की टाइमलाइन पर अचानक जश्न का माहौल बन जाता है। रीट्वीट किए जाते हैं, लाइक किया जाता है, कमेंट किया जाता है, मगर बिना तथ्यों के आधार पर किए गए ट्वीट्स पर भारत का विदेश मंत्रालय सख्त टिप्पणी देता है तो फेस सेविंग के लिए कैमरे पर राहुल उसे भारत का आंतरिक मुद्दा करार देते हैं। इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। कोई ओपिनियन नहीं है मेरा। ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये किसानों का मैटर है। बात क्लियर है कि ये जो कानून है ये वापस लेने हैं। और इन सब के बीच राहुल की भी ट्विटर टाइमलाइन मोदी विरोध वाली ही होती है। सर, राहुल गांधी जी के बयान को कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती है और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की टिप्पणी वो करते हैं उससे पहले उन्हें अपने गिरेवा में झांक लेना चाहिए। अगर एम से शुरू करें तो मोतीलाल नेहरू का भी नाम आता है, तो इतना देखकर उनको टिप्पणी करना चाहिए। अब इसका दूसरा पहलू समझिए। किसान हमारे, प्रॉब्लम हमारी, तो अचानक इसमें विदेशी ताकतों को अर्धसत्य के साथ टांग अड़ाने की क्या जरूरत पड़ गई? मोदी के विरोधियों विदेशी प्रोपेगेंडा को हवा क्यों देने लगे और क्यों पूरे देश को एकजुट होकर इस प्रोपेगेंडा का सामना करना होगा? क्यों हमें एक साथ लड़ना होगा? अब इसकी वजह समझिए। इस वक्त दुनिया का कोई भी ऐसा मानक नहीं है जिसमें भारत पीछे है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत फ्रंट से लीड कर रहा है और भविष्य में भी करेगा। दुनिया मोदी में एक वर्ल्ड लीडर की छवि देख रही है। हर तरफ एक मुल्क की वाहवाही हो रही है, भारत की तारीफ हो रही है। पिछले कुछ दिनों में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत किसी तरक्की से विदेशी ताकतों को जलन हो रही है। ये खुली सच्चाई है कि जब कोई मुल्क अच्छा करता है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की नई संभावना उसमें नजर आती है, तो उस देश के बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाई जाती हैं।
इस वक्त भारत के लिए यही हो रहा है। भारत में लोकतंत्र है, इसलिए विदेशी ताकतें लूप होल्स नहीं निकाल सकती। इसलिए किसान आंदोलन के बहाने पीछे के दरवाजे से मोदी पर अटैक किया जा रहा है। ऐसा क्यों है, अब ये समझिए। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आईएमएफ ने भविष्यवाणी कर दी है कि 2021 में भारत की जीडीपी 11.5% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। ग्लोबल डेटा नाम की संस्था का दावा है कि 2021 में भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड होगा। जीडीपी के लिहाज से चीन भारत के बाद दूसरे नंबर पर रहेगा। दुनिया भर के नेताओं की तुलना में मोदी की नेट अप्रूवल रेटिंग लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि बाकियों की घटती जा रही है। कोरोना वैक्सीन से भारत न सिर्फ अपनों की जान बचा रहा है, बल्कि जहान के लिए भी काम कर रहा है। पूरी दुनिया भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तारीफ कर रही है। यानी मुद्दा चाहे कोई भी हो, भारत हर मोर्चे पर पहले पायदान पर है और मोदी कंसिस्टेंटली नंबर 1 बने हुए हैं। और यही वजह है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट के नाम पर कुछ एजेंट्स विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत को बदनाम करने की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। सेलिब्रिटी बनाम सेलिब्रिटी का गेम चल रहा है, नेता बनाम नेता का एजेंडा चलाया जा रहा है। ये प्रोपेगेंडा बहुत बड़ा है और देश को एक साथ इसका जवाब देना होगा और विदेशी ताकतों को सभ्य भाषा में समझना होगा। इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा।